नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहू ने पिता को नौकर बनाकर घर में रखा और जूते से मारा तो पिता ने बेटे बहू का किया वो हाल कि कैलाश जी एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं। छत पर एक कमरा बना था जिसमें ज़्यादातर घर का कबाड़ ही रखा जाता था। उसी कमरे के एक कोने में एक टूटी चारपाई पड़ी थी। कैलाश जी उसी पर लेटे रहते थे। कमरे के ऊपर टीन की छत पड़ी थी जिसकी वजह से कमरे में बहुत गर्मी लगती थी। उस कमरे में पानी के लिए एक मटका और एक ग्लास रखा था। कैलाश जी की हफ्ते भर से तबीयत ठीक नहीं थी। खास कर छाती में दर्द होने लगा था। बेटे बहू को अपने पिता से कोई मतलब नहीं है। बेटा बहू अपने बच्चों के साथ नीचे रहते हैं। कैलाश जी लगभग 65 वर्ष के हैं। वैसे तो वह नीचे आते जाते हैं और बहू अपने ससुर से घर के सारे काम करवाती है। कैलाश जी की कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है। वो नीचे नहीं आ पा रहे थे। ऊपर अकेले कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते थे। बेटे बहू उनके पास बस 5 मिनट के लिए ही जाते थे। जब उनके मटके में पानी डालना होता या फिर खाने के लिए लाना हो। शाम के समय बेटा खिचड़ी लेकर आता है और बाहर से ही कमरे के अंदर सरका देता है। कैलाश जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा जरा अंदर तो आओ, मेरे पास थोड़ी देर बैठो। मैं तो इस अकेले कमरे में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। मेरा बहुत जी घबराता है। मुझे नीचे वाले कमरे में ले चलो। इधर तो मुझे कोई भी नहीं दिखता है। कम से कम मेरी आंखों के सामने तुम सब दिखते रहोगे तो मेरा मन लगा रहेगा। बेटा फटाक से मना करते हुए ये कहता है, पिताजी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इतना खांसते रहते हो। मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी और मुझे तो 10 काम करने होते हैं। अगर मैं बीमार पड़ गया तो सारे घर के काम कौन करेगा फिर? कैलाश जी फिर से अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुम एक बार इस कमरे में अंदर आकर तो देखो। इस कमरे में कितनी गर्मी लगती है। अगर तुम नीचे नहीं ले जाना चाहते तो कम से कम इस कमरे में एक पंखा तो लगवा दो। थोड़ी देर में बेटा टेबल फैन नीचे से लेकर आया और उसे कैलाश जी के कमरे में बाहर से ही लगा दिया और बोला, इसको छूना मत, इसमें करंट आता है, बस इसको चला देना। सुबह बहू चाय देने आती है तो कैलाश जी से चिल्लाते हुए कहती है, 2 हफ्ते से आप अपनी सेवा करवा रहे हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाओ। पूरे घर के काम मैं खुद कर रही हूँ। मुझे घर की काम वाली बाई बनाकर रख दिया है तुमने। जल्दी से ठीक होकर आओ। घर के बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, उनको भी पूरा करना है। साफ सफाई करनी है। बच्चे बहुत तंग करते हैं, उनको घुमाने ले जाना है। अब तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक लग रही है तो दवाई खाकर नीचे आ जाओ। कैलाश जी दवाई खाने के बाद आराम करने लगते हैं। शाम को जब सोकर उठते हैं तो उनको अपनी तबीयत में सुधार लगता है। वह सोचते हैं कि चलो अब नीचे चलता हूँ, उधर सबके साथ बैठूंगा तो अच्छा लगेगा। जैसे ही वह नीचे आते हैं तो उनके पोता पोती भागकर अपने दादाजी के पास आने लगते हैं, लेकिन बहू बीच में ही अपने बच्चों को रोक लेती है
और कहती है, तुम अभी दादाजी के पास नहीं जाओगे। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम भी बीमार पड़ जाओगे वरना। जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। बेचारे बच्चे उदास होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कैलाश जी का मन बहुत उदास होता है। अपने पोते पोती के साथ थोड़ा सा खेले, उनके साथ बात करे, लेकिन बहू तो उनको पकड़ करके अपने कमरे में ले गई और वापस आकर कैलाश जी से गुस्सा से बोली, रसोई में जाओ, बहुत सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, पहले उनको साफ कर दो। कैलाश जी बोले, बहू मेरी तबीयत इतने दिनों से ठीक नहीं है, तुम्हें तो पता है मुझसे इतने सारे बर्तन नहीं साफ किए जाएंगे। मैंने तो ढंग से खाया पिया भी नहीं है, इस वजह से चक्कर भी आ रहे हैं। कुछ दिन और आराम कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हारे साथ सारे काम करने लगूंगा। बहू गुस्से से बोली, हाँ तुम तो बस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हो, कुछ काम बता दो तो बहाने बनाने लगती हो। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है, जल्दी जाओ और सारा काम खत्म करो। मन मार कर कैलाश जी रसोई में जाकर धीरे धीरे बर्तनों को साफ करने लगती हैं। बर्तन साफ कर जैसे ही फ्री होते हैं तो बहू कहती है कि सारा घर बिखरा पड़ा है, साफ सफाई भी करनी है। कैलाश जी झाड़ू उठाकर पूरे घर को साफ करते हैं, फिर पोछा लगाते हैं। काम करने के बाद कैलाश जी थक जाते हैं तो हॉल में पड़े हुए सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे सोचते हैं कि जब पत्नी थी तो घर का काम करना तो दूर की बात है, वह एक गिलास पानी का भी नहीं उठाने देती थी। कितने अरमानों के साथ इस घर को बनवाया था, सब कुछ अपने हिसाब से घर को सजाया संवारा था, लेकिन जब से घर में बहू आई है तब से तो ऐसा लगता है कि ये घर अपना है ही नहीं, पराया सा लगता है। बहू घर के सारे काम तो कराती है, लेकिन किसी भी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर मैं किसी कमरे में जाता हूँ तो पीछे से बहू टोक देती है, अरे पिताजी तुम उस कमरे में क्यों जा रहे हो? तुम्हारा तो उस कमरे में कोई सामान भी नहीं है, वह कमरा तो बच्चों का है, आप अपने कमरे में ऊपर जाकर बैठो। आज मेरी बहू ने मेरे घर में ही मुझे ही पराया कर दिया है। रसोई में भी बर्तन धोने का काम मैं ही करता हूँ। खाना बहू अपने हिसाब से बनाती है, अपने हिसाब से ही खाने को देती है। कभी मैं अपनी बहू से बोलूं कि बेटा कुछ अच्छा खाने का मन है बना दो, तो फटाक से मना कर देती है। मैं घर में दो दो बार चीज़ें बनाने वाली नहीं हूँ, एक बार घर में जो खाना बन गया बस वही खा लो। और तो और बहू रसोई में मुझे अपने पसंद का खाना बनाने भी नहीं देती, कहती थी चीज़ों को बर्बाद करते हो, बहुत चटोरी जीभ है तुम्हारी, इतने बूढ़े हो गए हो लेकिन जीभ पर लगाम नहीं है। तुम्हारे बच्चों जैसी हरकतें हैं, कभी ये खाने का मन करता है, कभी वो खाने का मन करता है। कैलाश जी अपनी बहू की वजह से मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। ऐसा नहीं है कि बेटे को ये सारी चीज़ें दिखती नहीं, वह सारी चीज़ें देखता भी है। और उसका पिता घर और बाहर कितना काम करता है, उसकी पत्नी पिता के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी बेटा कुछ नहीं कहता, चुपचाप सुनता रहता है। कैलाश जी को यहाँ रहना भी पसंद नहीं आता, लेकिन क्या करें, उनके पास बेटे बहू का भी सहारा है।
अब वे जैसे रख रहे हैं वैसे ही रहना पड़ रहा था। एक दिन कैलाश जी अपने मित्र के साथ सब्जी लेने जाते हैं तो उधर ही एक लॉटरी वाला बैठा था। कैलाश जी के मित्र लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं और वह कैलाश जी को भी जोर देकर कहते हैं कि तू भी एक लॉटरी खरीद ले, क्या पता तेरी निकल जाए और किस्मत चमक जाए, तेरे बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। पहले तो कैलाश जी लेने में आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर अपने मित्र को जोर देने पर वे अपने बचत के पैसों से 1000 की लॉटरी खरीद लेते हैं और घर आकर अलमारी में रख देते हैं और भूल जाते हैं। शाम को कैलाश जी अपने दोनों पोते पोती को पास के ही पार्क में खिलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन गलती से पोता झूले से गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। खून निकल आता है और वह तेज तेज रोने लगता है। कैलाश जी अपनी पोती को देख करके घबरा जाते हैं और उसको चुप कराते हैं। फटाफट से उसे घर लेकर आते हैं, लेकिन उनको बहू से डर लग रहा था कि पता नहीं अब बहू उनके साथ क्या व्यवहार करेंगी, क्या कहेगी। वह डरते घर आ जाते हैं तो देखते हैं कि सामने डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहू चाय पी रही है। जैसे उसने अपने बेटे को रोता हुआ देखा तो वह घबराई और बेटे की चोट देखते ही बरस पड़ी कि बच्चों का ढंग से ख्याल नहीं रखते हो, पार्क में ले जाते हो और अपने मित्रों के साथ गपशप करते रहते हो। अरे, जब बच्चों को खिलाने के लिए ले जाते हो तो उन पर पूरा ध्यान दिया करो। मेरे बेटे को इतनी सारी चोट लगा दी है तुमने। अपने पोते को चोट लगने का दुख तो उनको भी था। वह डरते डरते बहू से कहती हैं, बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो अपने पोते के पास ही खड़ा था, उनको झूला झूला रहा था, लेकिन पास में खड़े एक बच्चे ने उसको धक्का दे दिया, इसलिए वह गिर गया। कैलाश जी की बात सुनकर बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वहां पास रखा अपने पति का जूता उठाकर कैलाश जी की तरफ फेंक कर मारा। जूता कैलाश जी के सर पर आकर जोर से लगा। बहू उन पर चिल्लाती हुई कहती है, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें अपने घर में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। आने दो तुम्हारे बेटे को, कल सुबह ही तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे। बहू को तो अपने ससुर को घर से भगाने का मौका चाहिए था, उसको मौका भी मिल गया। उसने अपने पति को भी अपनी तरफ करके अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेजने का पूरा प्लान बना लिया। अपने कमरे में बैठे बैठे कैलाश जी सोचते हैं कि मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरी बहू ने तो मेरे बुढ़ापे में जरा सी भी इज्जत नहीं रखी। आज मेरी बहू ने मुझे जूते से मारा। इस बात को कैलाश जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बार बार उसी बात को सोच सोच करके फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उनको तो ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी भगवान उनको इस धरती से उठा ले। अब उनको नहीं जीना है, किस लिए जीना। अब तो उन्हें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। उनको तो लग रहा था कि अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। उन्होंने मन ही मन अपनी सोच लिया था कि अब चाहे वृद्धाश्रम में रह लेंगे, लेकिन बेटे बहू के साथ नहीं रहेंगे। अब बस बहुत हो गया। बहू इतने अत्याचार करती है, दिन भर काम कराती है, पेट भर खाने को नहीं देती। बेटा सब कुछ देखता है पर कुछ भी नहीं बोलता है। और आज तो हद ही हो गई। आज बहू ने मुझे जूते से मारा। वे अपना सारा सामान अलमारी से निकाल कर एक बैग में पैक कर लेते हैं और खुद ही
वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह होते ही बेटा बहू कहते हैं, तू अपना सामान लगा लो, हम तुम्हें आज वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे। कैलाश जी बोले, बेटा तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना सामान पहले ही लगा लिया है। बेटा बहू ने मेरे साथ जो किया उसे तो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हो भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अपनी पत्नी से और मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हो। यह तुम सही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुमने एक बार भी मेरे पास आकर यह पूछने की कोशिश नहीं की कि पिताजी क्या बात है, मेरी पत्नी ने तुम्हारे साथ क्या किया। बेटा अपने पिता की बात को अधूरा छोड़कर अपनी कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल आया है और बोला, जल्दी से आओ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। कैलाश जी आंखों में आंसू लिए हुए कार में बैठ जाते हैं। बेटा बहू उनको वृद्धाश्रम के दरवाजे तक छोड़कर वापस आ जाते हैं और बेटा अपने पिता को मुड़कर भी नहीं देखता, लेकिन कैलाश जी अपने बेटे की कार तब तक देखते रहते हैं जब तक कि वे आंखों से ओझल नहीं हो जाती है, क्योंकि बेटा अपने बाप के साथ चाहे जितना बुरा बर्ताव करे, लेकिन पिता अपने बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं। बेटा कैसा भी हो, धीरे धीरे कैलाश जी का वृद्धाश्रम में मन लगने लगा। आश्रम में उनके जैसे और भी बूढ़े पिता थे जो अपने बच्चों के द्वारा सताए हुए थे, जिनके साथ वह हंसी खुशी के साथ अपनी पुरानी बातों को भुलाकर जीने की कोशिश करते हैं। एक दिन वृद्धाश्रम में कैलाश जी से कोई आकर कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। कैलाश जी सोचने लगते हैं कि एक साल से उनसे कभी कोई मिलने नहीं आया, तो आज कौन आ गया। वे बाहर आकर देखते हैं तो दौड़कर गले लगा जाते हैं। अरे यह तो उनके पड़ोस वाले मित्र हैं, जिनके साथ अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। कैलाश जी के मित्र कैलाश जी से बोले, तुझे याद है जब हम बाहर सब्जी लेने गए थे तो हम दोनों ने लॉटरी की टिकट खरीदी थी, तुम्हारा नंबर भी मैंने ले लिया था। अरे तुम्हारे 50 लाख की लॉटरी निकली है, तुम्हें कुछ खबर भी है क्या। मैं ये खुशखबरी तुझे देने आया हूँ और कितनी मुश्किल से मैंने तुझे खोजा है। मैंने तुम्हारी बहू बेटे से कितनी बार पूछा, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उन्हें लॉटरी वाली बात बताई तब जाकर उन्होंने तुम्हारा पता बताया। लॉटरी की बात सुन करके कैलाश जी भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, पर यह तो बहुत सारे पैसे हैं, पर मैं इतने सारे पैसों का करूँगा क्या। ठीक है, मैं कुछ पैसे इस वृद्धाश्रम में ही दे दूंगा, जिससे मेरे जैसे और भी बुजुर्गों की मदद होती रहेगी। लॉटरी के बाद सारे वृद्धाश्रम में फैल जाती है और सब कैलाश जी को बधाई देने लगते हैं। कैलाश जी को उनके पैसे मिल जाते हैं। 2 दिन बाद ही उनके बेटे बहू वृद्धाश्रम में आ जाते हैं और बहू कहती है कि पिताजी आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। और बहू मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। पिताजी जब से आप इधर आए हो बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। कैलाश जी बहू बेटे की सारी चालाकी को समझ जाते हैं और कहते हैं, बेटा 1 साल में तुम्हें आज मेरी याद आई है, एक बार भी तुम दोनों में से कोई
मुझसे मिलने नहीं आया। सच बताओ, मेरी याद आई है कि मेरी पैसों की बात सुनकर भागी चले आए। कैलाश जी की इतनी सी बात सुनते ही बेटा बहू दोनों ही भड़क जाते हैं और कहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तुम क्या करोगे इतने सारे पैसों का? मेरे साथ घर चलो। कैलाश जी को अपनी बहू की जूते वाली घटना याद आ जाती है। किस तरह से बहू ने जूते मारकर उनकी बेइज्जती की थी और बेटे ने घर से निकालकर इतना दुखी किया था। कैलाश जी गुस्से से बोले, मैं तुम दोनों को अपनी लॉटरी के पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम लोगों को उस दिन शर्म नहीं आई जिस दिन मुझे घर से निकाल दिया था? और तुम उस दिन को भूल गई जिस दिन तुमने मुझे जूते से मारा था? तुम भूल गई होगी, पर मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और अब मैं घर जाऊंगा, पर तुम लोग नहीं जाओगे। वो घर मेरा है और मेरे घर को 10 दिन में खाली कर देना, नहीं तो जेल भिजवा दूंगा। कैलाश जी की बातें सुनकर बेटे बहू पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। कैलाश जी अपने बेटे बहू को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चले गए। दोनों बेटे बहू अपना सा मुंह लिए बेइज्जत होकर घर को वापस लौट आते हैं। 10 दिन बाद कैलाश जी घर पहुंचे तो बेटे बहू अपना सामान लेकर कहीं और किसी किराए के घर में जा रहे थे। कैलाश जी अब अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के साथ सुखी सुखी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।